बाहर निकल गया, ये देखिए बाहर निकल गया, मतलब विखंडन हो गया। इसको पटके ना, बम जैसे बम को पटकते हैं तो एकदम धुआं धुआं कर देता है, मतलब बालू जो भी होता है गिट्टी सब उड़ता रहता है। तो ये देखिए बाहर आ गया, ये सब बाहर आ गया ना। ये भी क्या है, रासायनिक बता रहा, रासायनिक क्रिया के द्वारा पृथक कैसे, मतलब दूर किया जा सके। ये छोटे छोटे कण भरा हुआ था, इसको पटके तो पूरा कण फैल गया। ये भी कौन सा क्रिया है, ये भी परमाणु ही कहलाता है। आप लोग ध्यान से देखिए, देखिए क्या कहता है, ये प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से विद्यमान होता है। ये जो स्वतंत्र रूप से क्या होता है, विद्यमान नहीं होता है। क्या नहीं होता है, विद्यमान नहीं होता है। क्या विद्यमान नहीं होता स्वतंत्र रूप से, ये जो है यह प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता, मतलब ये जो परमाणु है प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता है। ठीक है, यह मुख्य तत्वों से बना होता है। ये कौन सा मुख्य तत्वों से बना होता है, तो ये देखिए मुख्य तत्व है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बना होता है। ये जो परमाणु है 3 चीज़ से बना होता है। ये आइटम जो है कितने चीज़ से बना होता है, 3 चीज़ से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये 3 चीज़ से परमाणु बना होता है। ठीक है, अब देखिए ये भी आपको समझ में आ गया, 3 चीज़ से बना होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन ये प्राकृतिक में मूल्य कण माने जाते हैं। मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो ये है प्राकृतिक में कौन सा कण माना जाता है, मूल्य कण माना जाता है। मतलब बहुत ही अच्छा प्राकृतिक के लिए माना जाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहता है। ये जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन जो है, ये दोनों ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होता है। किस में होता है, नाभिक में विद्यमान होता है। ओके, जो परमाणु के केंद्र संघन बल कहलाता है। जैसे देखिए ये एक नाभिक कहाँ, ये इसके बीच में जो विद्यमान रहता है, ये केंद्र है, इसके बीच में जो विद्यमान रहता है वो कौन सा रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। कौन कौन से विद्यमान रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान रहता है। ओके, देखिए तो ये विद्यमान, इसे हम कौन सा बल कहते हैं, इसे हम इसमें जो रहता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिसमें विद्यमान रहता है उसे हम केंद्रीय सघन बल कहते हैं। क्या कहते हैं, सघन भाग कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय सघन भाग कहते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिसमें विद्यमान रहता है। ओके, अब देखिए इसमें बहुत ही अच्छी बात है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से समझ लेते हैं अपना लोग। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, प्रोटॉन को जो चार्ज होता है कौन सी होती है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज समझते हैं, हाँ समझते हैं हम लोग, पॉजिटिव मतलब हाँ वही चार्ज होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, वो 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, इसको यहाँ पे लिखा जाता है 10⁻19। ठीक है, 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है प्रोटॉन पे, कितना का। और ये जो है न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशहीन रहता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशहीन रहता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो होता है माइनस चार्ज होता है, तो उसका भी होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ओके, अब देखिए ये तो समझ में आ गया प्रोटॉन में कौन कौन सी चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताएं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो इसमें आप लोग कुछ समझ में आ गया। अब देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है उससे भी हम लोग परिचित हो जाए। फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन,
अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए अंतिम कक्षा तो यही हुआ, ये हुआ ना अंतिम कक्षा जी, अंतिम कक्षा तो ये हुआ ना। ये देखिए ये क्या है, ये वाला जो है अंतिम कक्षा है ना, एक या दो इलेक्ट्रॉन है ना, एक यहाँ है एक यहाँ है, एक यहाँ है ना। और देखिए अंतिम कक्षा में एक यहाँ है, एक यहाँ है, दो ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये दोनों, इस सब को क्या कहते हैं, मुक्त, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इस सब को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये सब जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए यहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन देखिए, इसको एक तार से दूसरे तार को जब जोड़ते हैं हम लोग, ऐसे जब जोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे करके जोड़ते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही एक दूसरे तार में करंट फ्लो करवाता है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे में, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है यही क्या करता है, यही एक दूसरे में करंट फ्लो करवाता है। एक दूसरे तार से ज्वाइंट वाला तार लंग एक दूसरे में जाता आता रहता है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। ओके, ठीक है। अब देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन आप समझ गए होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन में क्या क्या होता है उसको भी जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए नाभिक से दूर होने के कारण ये लगभग मुक्त अवस्था में आ जाता है। ये जो देखिए ये नाभिक है, ये नाभिक है, नाभिक से दूर होने के कारण ये देखिए नाभिक यहाँ है ना, ये नाभिक है, देखिए ये नाभिक है, ये नाभिक है। यहाँ से दूर होने मतलब नाभिक से दूर होने के कारण ये लगभग मुक्त अवस्था, ये सब देखिए नाभिक से दूर हो गया, ये सब भी क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, फिर भी एक दूसरे से बाहर आते जाएगा। ये नाभिक से दूर होने के कारण क्या होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। ओके, ठीक है। अब देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, ये समझ में आ गया पॉइंट। तो देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे, बताया था ना आपको, एक तार, जैसे कोई तार है, जैसे ये तार है, इसको ये वायर है, यहाँ पे इसको हम ऐसे ऐसे जोड़ दिए इसको, ठीक है। ये जो इसमें जो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज इसमें जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, ये जुटा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमते होगा, इसी के कारण यहाँ पे इसमें करंट फ्लो होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही एक दूसरे सिरे तक पहुँचता है करंट। ओके, हाँ। अब देखिए ठोस धातुओं एक तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुख्य इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि विद्युत अपघटन में धरातल का प्रवाह आयरन के कारण होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठोस धातु के तार में, जैसे ठोस एक धातु है, तांबा का तार है, ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मतलब बताया था ना आपको अभी, कोई ठोस धातु है, उसमें जो धारा का प्रवाह होगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही उसमें धारा का प्रवाह होता है, जबकि विद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह आयरन के कारण होता है। मतलब विद्युत अपघटन में जो होता है धारा का प्रवाह, वो सिर्फ आयरन के कारण होता है, लोहे के कारण होता है, नहीं तो वह में जोड़ करता है तार में, वायर में जैसे जोड़ते हैं ना, कभी जोड़ते हैं तार से, तो वहाँ पे जो प्रवाह होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही एक दूसरे से प्रवाह होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे आवेश क्या है, आवेश को भी लेके चलते हैं हम। आवेश क्या है, आवेश का क्या महत्व है, आवेश क्या होता है।
आवेश देखिए क्या होता है, चार्ज, जिसे हम इंग्लिश में जिसे हम चार्ज कहते हैं। यहाँ किसी पदार्थ का वह गुण, यह किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करता है। अब देखिए, ये एक वस्तु है, ये भी एक वस्तु है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, यदि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत विद्युतीय आकर्षण और या विकर्षण का अनुभव करता है, मतलब इसको इधर ठेलता है, इसको इधर करता है, ये क्या हो, विकर्षण हो गया। एक दूसरे को वापस मतलब अपने अपने पास नहीं आने देता, दूर ठेलता है। वो भी कहता है मेरे से दूर जा, और वो भी कहता है मेरे से दूर जा, जैसे हो जाता है ना। क्या कहते हैं, समझ में आ रहा है, थोड़ा बताते हैं हम आप लोग को। देखिए, जैसे लव करते हैं तो अब क्या कहता है, मतलब आई हेट यू, तो क्या कहता है तू ही, वो लड़का भी बोलता है आई हेट यू, वो भी बोलता है आई हेट यू। दोनों यही वो जो बोला, तो क्या हुआ, एक दूसरे से बिछड़ रहा है, मतलब विकर्षण हो रहा है, मतलब एक दूसरे से बहुत दूर जा रहा है, इसीलिए वो आई हेट यू या आई बोलता है, ठीक है। मतलब समझ में आ गया होगा। मेरे को इतना मतलब डीपली नहीं जाओ आप लोग उसमें, बहुत ही ख़राब चीज़ है लगी, ठीक है। अब देखिए इसमें ये समझ में आ गया, ठीक है। ये आवेश क्या होता है, मतलब आकर्षण हो या विकर्षण हो, विकर्षण का अनुभव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश या चार्ज कहते हैं। अब देखिए, आवेश का ऐसा मात्रा कूलाम होता है, सो पता है आप लोग को, आवेश का ऐसा जो मात्रा है क्या है, कूलाम होता है। आवेश का ऐसा मात्रा कूलाम है, ऐसा मात्रा क्या है, कूलाम है। आवेश का ऐसा मात्रा कूलाम है। और सीजीएस जो मात्रक होता है, स्टेट कूलाम होता है, ठीक है। सीजीएस मात्रक जो होता है स्टेट कूलाम होता है, इसे सी से सूचित किया जाता है। इसे क्या से सूचित किया जाता है, इसे सी से सूचित किया जाता है आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है। आवेश का जो मात्रक है एम्पियर सेकेंड भी होता है, कूलाम भी होता है, सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम भी होता है, और इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, देखिए आवेश के बारे में ही बता रहे हैं अभी। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। आवेश के लिए धन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द का प्रयोग किसने किया था, पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सर्वप्रथम किसने किया था, सर्वप्रथम किसने किया था, आप लोग बताइए 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 क्या हुआ, सर्वप्रथम किसने किया था, आवेश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो सर्वप्रथम बेंजामिन फ्राइडे ने किया था। आवेश के लिए पूछेगा क्वेश्चन में, आवेश के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो बेंजामिन फ्राइडे ने किया था उसका आवेश का। देखिए, वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने दिया था, मतलब कोई वस्तु है, जैसे हाथ रगड़ते एक होता है ना, मतलब ये हीट जनरेट हो जाता है, तो हीट जनरेट हो जाता है, तो वो जो है किसने सर्वप्रथम बताया था, तो वो थेल्स ने बताया था। किसने बताया था, वह थेल्स ने बताया था कि आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने दिया था, वस्तु को आवेशित करने की। अब देखो, दो पत्थर को जैसे दो लोहे को रगड़ेंगे, रगड़ते हीट जनरेट हो जाता है, वो जो है प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने बताया था, तो थेल्स ने बताया था, ओके। थेल्स के अनुसार जब कांच के मतलब बता रहा है, थेल्स का थ्योरी कहता है, एक थेल्स था, ठीक है। उस एक रॉड यहाँ पे यहाँ पे एक रॉड ले लीजिए, इसको ले लीजिए, यहाँ पे एक ले लीजिए, इसको क्या किया,
इस पे घसरते एक हीट जनरेट हो गया। तो ये बताया, ये लिया था कांच, कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा, मतलब कांच का टुकड़ा था जिस पे रेशम की कपड़ा था उस पे रगड़ा तो कांच कांच का टुकड़ा कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण धनावेशित हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन वो त्याग दिया। किसी चीज़ को जैसे हाथ में जो रगड़ते हैं, हीट जो पैदा होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और धन आवेश हो जाता है, मतलब हीट हो जाता है, मतलब ठीक है। तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋण आवेश होता है। इसी अनुसार इसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ओके, ये समझ में आ गया आप लोग। ये थेल्स का थ्योरी है, आप लोग को इतना अच्छे से समझाए हैं, आप लोग मत भूलिएगा। किसने दिया था, मतलब वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया किसने सर्वप्रथम बताया था, तो थेल्स ने बताया था। सिंपल सी क्वेश्चन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ऋण और धन और ऋण आवेश का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बेंजामिन फ्राइडे ने किया था। और ये देखिए आपको बहुत ही अच्छा चीज़ है, इसको लेके चलते हैं। ओके, देखिए Q बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, एन ई उत्पन्न आवेश। ये जो है Q क्या है, उत्पन्न आवेश है, उत्पन्न आवेश है। Q क्या है, उत्पन्न आवेश है। और ये N जो है मतलब त्यागा या ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन है, मतलब ग्रहण भी कर लेता है और त्याग भी देता है, वो N से सूचित करते हैं उसको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है ये E है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, E है, जिसे हम Q बराबर NE कहते हैं। फॉर्मूला है इससे इसको, ये फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखिएगा। पूछ देता है Q बराबर आवेश बराबर क्या होता है, NE होता है। Q बराबर क्या होता है, तो NE होता है। ये फार्मूला आप लोग इम्पोर्टेंट है, भी आया है, बहुत जगह आते रहता है, इसलिए बता दिया, आप लोग को याद रहना चाहिए, अच्छी बात है याद रखना, ठीक है। अब देखिए इसमें बता रहे हैं कूलॉम लॉ। कूलॉम लॉ क्या होता है, कूलॉम लॉ क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए अगर कोई दो आवेश Q1 तथा Q2, Q1 है और Q2 है, ठीक है, एक दूसरे से r दूरी पे है, मतलब एक दूसरे से, ये जो है ये क्या है, एक दूसरे से r दूरी पे है, ठीक है, एक दूसरे से r दूरी पे है, पर हो तो उनके बीच कार्य करने वाला विद्युत आकर्षण बल उनके आवेश के गुणनफल के समानुपाती है, मतलब आवेश के गुणनफल के समानुपाती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कोई बात है, ऐसे लिख सकते हैं, बता रहे हैं आपको, आर डिस्टेंस पे है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F ए पहले मतलब चुंबकीय, तो K1 K2 लिख सकते हैं, R स्क्वायर, मतलब दूरी पे है ना, दूरी डिस्टेंस लिए है ना, तो वो के किसके अनुपात कहते हैं, समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग होता है, इसके बीच की दूरी को वर्ग, मतलब R स्क्वायर, वर्ग बता दिया, R स्क्वायर इसका मतलब हो गया, R स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। और उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उसे हम कूलॉम लॉ कहते हैं। ओके, ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा कूलॉम लॉ का। इससे हम किसी दो मशीन के बीच की चुंबक का मान याद कर सकते हैं, ठीक है।
इस फार्मूला को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखिए इसको सिद्ध किया गया है, बता देते हैं, सिद्ध भी बता देते हैं। एफ फ्राइडे सिद्ध किया जाता है, प्रोपोर्शंस बताया था ना, समानुपाती, समानुपाती Q1 प्लस Q1 और Q2, समीकरण 1 और समीकरण 2, मतलब कह रहा है व्युत क्रमानुपाती 1/R2, तो हो गया 1/R2 व्युत क्रमानुपाती हो गया। ठीक है, क्या कहता है, समीकरण 1 और 2 से, मतलब 1 और 2 फिर मिलाएंगे, 1 2 F 1 और 2, इसको जोड़िए, फिर क्या आएगा, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 R को अथी करेंगे तो R² आ जाएगा। फिर देखिए इस पे तो इतना आ ही जाएगा ना, अरे सिंपल सी बात है भाई, Q1 और Q2 है, ठीक है, और R² हो गया। कैसे आया, समझ में आया ना, देखिए इसके नीचे इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे R² है, R² और 1 को अथी करेंगे तो क्या आएगा, R² ही आएगा, ऊपर में 1 है और यहाँ पे Q1 और Q2 है तो Q2 आ गया, आया ना, हाँ ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से मतलब ऐड करने पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यार बहुत ही अच्छी सवाल है, सिंपल से आप लोग को भी समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा बात है। अब देखिए के एक मान लिए हम, के ले लिए, ठीक है, मान के ले लिए, के Q1 और Q2 बाय R², चूँकि के बराबर इतना होता है, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है, ठीक है, एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q, के मान रख सकते हैं ना, के का मान कितना होता है, यहाँ ये होता है के का मान, ठीक है, के का मान ये होता है, तो इसको हम रख दिए यहाँ पे के की जगह पे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, ऐसे लिख सकते हैं। ऑफकोर्स जहाँ नोट नियत की परम विद्युतशीलता होता है, ये जो है एप्सिलॉन नोट, ये नियत की परम विद्युतशीलता का नाम है। कौन सा है, विद्युतशीलता, नियत की परम विद्युतशीलता का नाम है। इसका मान होता है 8.85, इसका मान जो होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12, एप्सिलॉन नोट का मतलब परम विद्युतशीलता का जो मान होता है 8.85 गुने 10 की पावर -12। इसमें इसका देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q1 और Q2 है तो कूलम लिख सकते हैं ना, इसका यूनिट कूलम होता है, और R² है तो R मतलब इसका दूरी होता है न्यूटन पर मीटर हो जाएगा ना, दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, और ये 4 पाई एप्सिलॉन ये तो इसको हम मापते हैं न्यूटन से, ठीक है, रेडियो न्यूटन से नापता है, तो इसका हम ये भी, ये ऐसा मात्रक हो गया, मात्रक बनाया हम, इसको हम कूलम को फ्राइडे लिख सकते हैं और इसको एम लिख सकते हैं, ठीक है, मीटर में लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं कोई बात नहीं है, ये भी एक फार्मूला है। अब देखिए की बराबर 9 गुने 9 गुने 10 की पावर -10 की पावर 9 n माइनस मीटर स्क्वायर मतलब सी, ये भी एक क्या है, सूत्र बन गया, ये भी क्या है, एक फार्मूला बन गया। ये कि कहाँ पे ये फार्मूला का प्रयोग होगा आपको ये भी बता देते हैं, ये भी एक फार्मूला निकल के आ गया, n माइनस मीटर स्क्वायर बाय से कूलम स्क्वायर, ठीक है। इस सूत्र के द्वारा चुंबक ध्रुव के बीच का बल भी ज्ञात कर सकते हैं, इस सूत्र के द्वारा चुंबक ध्रुव का भी, चुंबक जो होता है उसके बीच केंद्र का बल भी हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, इसके द्वारा के बराबर 9 गुने 10 के पावर 9 n माइनस मीटर स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, मतलब कूलम स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर मतलब दूरी स्क्वायर, और न्यूटन, ठीक है। इस सूत्र के द्वारा हम क्या नाप सकते हैं, बल, मतलब विद्युत चुंबक के ध्रुव के बीच के बल जो ज्ञात करना होगा तो हम ये सूत्र लगा सकते हैं, ये सूत्र परफेक्ट ये भी है, ये भी क्वेश्चन है, बोल देगा एक मैग्नेट है उसमें उसके ध्रुव पे इतना बल है और इतना न्यूट्रली, ठीक है, ये बोल देगा, तो आप कहाँ पे कौन सा सूत्र लगाना है, तो ये न्यूटन का मान हमको पता होना चाहिए, कूलम का मान भी पता और मीटर दूरी का पता होगा, ठीक है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये गुलाम लॉ का था, बहुत ही अच्छा। 2 चीज़ें मेरे को समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया होगा, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए इसमें क्या कहता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब देखिए कहता है विद्युत इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आप जानते हैं कि ईएमएफ जिसे हम कहते हैं, ये जैसे एक तार, कोई तार है, ये जैसे तार है, ये तार है, इसमें जो है करंट को ले जाने के लिए कौन सा बल का प्रयोग करता है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बल का प्रयोग करता है। करंट को इस तार में ले जाना है, पॉजिटिव करंट को, तो वो तार में जो करंट बहता है वो धकेलने वाला जो बल होता है उसे हम ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ क्या कहता है, एक जगह से दूसरी जगह करंट को ले जाता है, उसे हम ईएमएफ कहते हैं। क्या कहता है, किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक को प्रभावित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। देखें बोले ना, एक सिरे से यहाँ से और यहाँ तक ले जाने के लिए जो बल लगता है वो बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बल कहलाता है। ठीक है, ओके, समझ में आया आप लोग को। अब देखिए ये भी बता ही देते हैं आप लोगों को भी अच्छे, बहुत ही टेंशन मत लीजिए, कितना हो गया, रहने दीजिए। अब अगले बार मतलब अगले चैप्टर में बताएंगे आप लोगों को, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे। भाई आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को इतना प्यार दीजिए, और ये यूट्यूब पे फ्री क्लास देंगे हम, आप लोग पढ़िए अच्छे से। और आरआरबी एनटीपीसी जैसे कोई भी एग्ज़ाम टेट में इससे पूछे कि क्वेश्चन सभी को सॉल्व कीजिए। आप लोग ए टू जेड क्वेश्चन बनाएंगे, हम क्वेश्चन भी साथ में करवाएंगे इसका, आप लोग के साथ टेंशन मत लीजिए।